ये रहे मेरे ड्रीम 11 ग्रैंड लीग के विनिंग प्रूफ्स और ये रहा मेरा ड्रीम 11 का करंट वॉलेट बैलेंस जो कि है आप लोगों के सामने। ये वीडियो आप लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है क्योंकि इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा ड्रीम 11 की सीक्रेट स्ट्रैटेजीज, साथ ही आपको बताऊंगा अपने बारे में और साथ ही मेरा ड्रीम 11 का सालों का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। इसी के साथ आपको जानने को मिलेगी मेरी सफलता की कहानी भी। एक बार आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि आपका ड्रीम 11 में सिर्फ प्रॉफिट ही होगा और लॉस कभी नहीं होगा। पैसा ही पैसा होगा। तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा, एक भी सेकंड मिस मत करिएगा क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान आप लोगों का नुकसान करवा सकता है। आपके बाजीगर भाई ने आप लोगों के लिए एक मेगा गिव अवे रखा है जिसके तहत आपको एक चमचमाता हुआ नया iPhone 14 Max Pro जीतने का मौका भी मिल सकता है। तो उसकी और जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं ड्रीम 11 11 साल से खेल रहा हूं, तो ड्रीम 11 खेलने की शुरुआत मैंने अपनी किस्मत आजमाने के लिए की थी। तो वो कहते हैं ना, हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। तो बस यही सोचकर मैं भी आगे बढ़ता गया। मैंने जीवन में कई कठिनाइयां देखी, लेकिन एक चीज जो मैंने नहीं छोड़ी थी वो थी ड्रीम 11 के बारे में और भी जानना और खुद को बेहतर बनाना। मुझे आज भी याद है कि कैसे 11 साल पहले मैंने ड्रीम 11 खेलना स्टार्ट किया। तो उस समय ड्रीम 11 में कैश कॉन्टेस्ट नहीं होते थे, तो मैंने भी सोचा खेल के देख लेते हैं, क्या ही नुकसान होगा। थोड़े ही दिनों में मैंने एक कॉन्टेस्ट जीता जिसके अंदर 20,000 पार्टिसिपेंट्स थे और आप यकीन मानिए मेरा, जैसे ही मैंने वो जीता कॉन्टेस्ट, मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ हासिल कर लिया है। वो शाम मैं कभी नहीं भूल सकता क्योंकि उस समय मैंने पहली बार अपनी मेहनत से कोई चीज जीती थी, जैसे कि मैच की टिकट्स। धीरे धीरे मुझे इसमें मजा आने लगा और मैं ड्रीम 11 के बारे में और चीजें सीखने लगा। उस समय YouTube पर इतना ज्यादा ड्रीम 11 का कंटेंट नहीं हुआ करता था, तो मैंने मैच खेल के खुद को ट्रेन किया और धीरे ही धीरे मेरे प्रॉफिट्स भी बढ़ने लगे। मैंने सिर्फ एक ही साल में अपना प्रॉफिट 18 लाख तक ले गया और जो लोग समझते थे कि कुछ नहीं कर रहा है उन सबके मुंह पर ताला लग गया। और आज अपनी मेहनत और भगवान की कृपा से मैंने अपना प्रॉफिट करोड़ों में बुक किया है। अब आसपास के लोग मेरे से टीम के लिए टिप्स मांगने लगे। इस समय मैंने ये देखा कि कई लोग YouTube और टेलीग्राम पर ड्रीम 11 ग्रैंड लीग के विनिंग टीम्स के नाम पर या फर्स्ट रैंक टीम्स के नाम पर फ्रॉड या फिर स्कैम्स भी कर रहे हैं। तभी मुझे मेरे स्कूल की बात याद आ गई कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना YouTube चैनल स्टार्ट करूंगा और आप लोगों से अपना ज्ञान बांटूंगा और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं दोस्तों कि हमारे जैसा कंटेंट आपको पूरे YouTube पर और कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको डेली विनिंग टीम्स फ्री में चाहिए तो ज्वाइन हो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। काफी सारे लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर करोड़ों का प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। अब मैं आ चुका हूं, तो YouTube और टेलीग्राम पर कोई भी फर्स्ट रैंक ग्रैंड लीग वाला फ्रॉड या स्कैम नहीं कर पाएगा। आप लोग किसी भी टेलीग्राम या YouTube चैनल से हमारे विनिंग्स कंपेयर कर सकते हैं। 10 में से 7 या 8 बार हम ही विन करेंगे, ये मेरी गारंटी है। हाँ, 1-2 बार सामने वाला भी जीत सकता है क्योंकि इस गेम में लक भी एक फैक्टर प्ले करता है। या फिर आप लोग टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं, बाजीगर क्रिकेट एक्सपर्ट। अब याद रखिएगा, हमारे नाम से कहीं फेक चैनल्स भी हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि आप सही चैनल पर ही ज्वाइन हुए। बाकी हमारे इस YouTube चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको और नए वीडियोस मिलते रहें, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों, जो मैंने आपको शुरुआत में स्क्रीनशॉट्स बताए थे, अब मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। अक्सर होता क्या है कि लोगों को हमारी विनिंग्स तो दिखती हैं, लेकिन उसके पीछे की कहानी उन्हें नहीं पता होती। तो अब मैं आपसे अपने दिल के करीब के कुछ किस्से बताना चाहता हूं। अभी जो आपको स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट दिख रहा है, इसमें मेरी विनिंग 4.5 लाख की है
और ये बात है 2022 के एशिया कप की। मैंने थोड़ा ब्रेक लिया हुआ था ड्रीम 11 से और अपने ब्रेक के बाद ये मेरा दूसरा ही मैच था और मैंने सोचा कि आज चाहे कुछ भी हो जाए मुझे प्रॉफिट करना ही करना है और बस मैं लग गया टीम बनाने के प्रोसेस में। टीम बनाने में मुझे बहुत समय लग गया क्योंकि मैं ब्रेक पर था और साथ ही मुझे टीम के करंट परफॉर्मेंसेस के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी। लेकिन मैंने एक टीम तैयार करी और उसे ड्रीम 11 के ग्रैंड लीग में लगा दिया। लेकिन आप लोग तो ये चीज जानते ही हैं, कभी भी हम कहीं पर पैसे लगाते हैं तो हमारे मन में बस एक ही बात चल रही होती है, क्या मुझे प्रॉफिट होगा, क्या मुझे मेरे पैसे वापस मिलेंगे भी या नहीं। तो बस यही कश्मकश में मैंने पहले मैच देखा और फिर सोचा अब मैं ड्रीम 11 खोल कर देखता हूँ। ड्रीम 11 खोलते समय मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी क्योंकि मैंने बहुत दिनों बाद ग्रैंड लीग में पार्टिसिपेट किया था। लेकिन खैर ड्रीम 11 तो मुझे खोलना ही था और जैसे ही मैंने ड्रीम 11 खोला तो मेरा बस यही रिएक्शन था। क्योंकि मेरे वॉलेट में 4.5 लाख रुपीस क्रेडिट हो चुके थे। हालांकि मैंने पहली बार ग्रैंड लीग नहीं जीता था, लेकिन ब्रेक के बाद और सिर्फ एक दिन की रिसर्च में मैं विन कर जाऊंगा ये मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप ये दूसरा स्क्रीनशॉट्स देख रहे होंगे जिसमें मैंने 20 लाख का प्रॉफिट किया है। ये वो टाइम था बस जब मेरे घर वालों ने मुझे एज अ फुल टाइम ड्रीम 11 इन्वेस्टर के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया था। इस टाइम पर मेरे घर पर बहुत तनाव चल रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि मैं कुछ ना कुछ तो ड्रीम 11 पर कर ही लूंगा। और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि उस टाइम पर बायलेटरल सीरीज चल रही थी और मैंने भी अपने कुछ पैसे ड्रीम 11 पर इन्वेस्ट किए थे। अब वो दिन एकदम नॉर्मल जा रहा था और मैं मैच देखने में बिजी था क्योंकि मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा था। मुझे लगा कि मैं मैच में थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो कर ही लूंगा। लेकिन जब मैंने ड्रीम 11 खोला और देखा कि मेरे वॉलेट में 20 लाख रुपए क्रेडिट हो चुके हैं और मैंने ड्रीम 11 ग्रैंड लीग जीत लिया है, और जब ये बात मैंने अपने घर वालों को बताई तो उनका तो मुंह खुला का खुला ही रह गया और जब मुंह बंद हुआ तो उनके मुंह से निकला, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। और हो भी क्यों ना, क्योंकि 20 लाख रुपए एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी रकम होती है और उस टाइम पर उन्होंने मुझे सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर दिया था। ये जो स्क्रीनशॉट्स आपको दिख रहे हैं ये अभी 2022 के T20 वर्ल्ड कप के हैं। मुझे याद है कि वो मैच था श्रीलंका और यूएई के बीच में और श्रीलंका ने एक बहुत ही डोमिनेंट परफॉर्मेंस किया। साथ ही जिन लोगों ने परफॉर्म किया था उसमें मेरे कैप्टन और वाइस कैप्टन भी थे और मैंने उस मैच में भी प्रॉफिट अर्न किया। मैं ये सब बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि मैंने ग्रैंड लीग्स तो विन की ही हैं, लेकिन लक के बेसिस पे नहीं, अपनी मेहनत, अपनी रिसर्च और टिप्स एंड ट्रिक्स के बेसिस पर। उन्हीं में से कुछ टिप्स एंड ट्रिक मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं जिससे कि आप लोगों को भी ग्रैंड लीग और ड्रीम 11 पर मैचेस जीतने में मदद मिले। तो चलिए अब जानते हैं कुछ बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों आज मैं जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं ये वो चीजें हैं जिस पर ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते और इन्हीं छोटी छोटी गलतियों की वजह से मैचेस हार जाते हैं। और वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो चलिए इसी बात पर पहला टिप है टीम मॉडिफिकेशंस आफ्टर टॉस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बहुत से लोग टॉस से पहले ही अपना सारा रिसर्च कर लेते हैं और वो एक कंक्लूजन पर आकर अपना टीम फॉर्मेशन क्रिएट कर लेते हैं। फिर आता है एक ब्रेकिंग न्यूज का फैक्टर जो कि है टॉस, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि टॉस के बाद कई प्लेयर्स चेंज हो जाते हैं या हमारा कैप्टन और वाइस कैप्टन का चॉइस अब वैल्यूएबल नहीं रहता डिपेंडिंग अपॉन कि बैटिंग किसकी है या बॉलिंग किसकी है। इसलिए आपको हमेशा पहले रिसर्च करके रखना है और आप चाहें तो लीग भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि टीम मॉडिफिकेशन जरूर करें टॉस के बाद, क्योंकि टॉस एक ऐसा पॉइंट है जिसके बाद आपकी टीम की वैल्यू आपको करोड़ों रुपए भी जिता सकती है या फिर आपको लॉस भी करवा सकती है। तो अब इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको दोनों टीम से प्लेइंग 11 प्रिडिक्ट कर लेने हैं।
उस हिसाब से आपको 3 या 4 पॉसिबल टीम्स बना लेनी है और उसके बाद आपको टॉस का वेट करना है और टॉस के बाद आपको बेस्ट टीम को सेलेक्ट करना है और बेशक आप उस टीम से कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आपको टॉस के बाद क्या करना है ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो भी आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल बाजीगर क्रिकेट एक्सपर्ट से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको रियल टाइम में और रेगुलरली टीम के अपडेट्स मिलते रहेंगे और साथ ही आपको मैच के पहले वाले प्रो टिप्स भी मिलेंगे। तो देर किस बात की, अभी जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर और जाकर हमसे ज्वाइन हो जाइए। इस बात का ध्यान जरूर रखना दोस्तों कि ये बातें सारे मैचेस के लिए लागू नहीं होती हैं। कुछ मैचेस तो ऐसे होंगे जिसमें प्लेइंग 11 तो फिक्स होगा ही, साथ ही टॉस में क्या होता है ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा। खैर, जो भी रिसर्च है आपको पहले ही कर लेना है और पूरा होमवर्क कर ही मैच ज्वाइन करना है। अब आते हैं सेकेंड टिप पर, चेक बैकग्राउंड डिटेल्स अकॉर्डिंग टू प्लेयर्स। दोस्तों, जब भी आप टीम्स के ऊपर रिसर्च कर रहे होंगे अपना टीम बनाने के लिए, तो कभी भी प्लेयर्स के लास्ट परफॉर्मेंस और रीसेंट परफॉर्मेंस के चक्कर में मत फंस जाइएगा, क्योंकि होता क्या है, हम अपने ड्रीम 11 का टीम बनाने के टाइम सिर्फ प्लेयर्स के लास्ट परफॉर्मेंसेस देखकर टीम बना लेते हैं, लेकिन जब भी टीम बनाएंगे तो आपको एक चीज और देखनी है, सारे प्लेयर्स का उस ग्राउंड में कैसा परफॉर्मेंस रहा है। और इससे एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपको ग्राउंड और पिच की भी रिपोर्ट को ध्यान में रखना है, जिससे टीम बनाने में और ज्यादा आसानी हो। अगर आप ग्राउंड और पिच रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ना सीख चुके हैं तो समझ लीजिए कि आप परफेक्ट टीम बनाने के और 20% नजदीक आ चुके हैं। और अगर आपको ये सब देखने और सीखने में कोई प्रॉब्लम या डाउट्स हो तो घबराइए मत, आप कमेंट करके अपने सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, वो आपके फैंटेसी करियर में बहुत ज्यादा काम आने वाला है और यकीन मानिए मैं खुद भी उस फेज से गुजर चुका हूं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट बी अफ्रेड टू टेक रिस्क्स। दोस्तों, जब मैंने ड्रीम 11 खेलना स्टार्ट किया तो मैं एक नौसिखिए की तरह खेलता था। इसका ये मतलब है उन्हीं प्लेयर्स को टीम में लेता था जो मुझे पसंद थे, और इससे हुआ क्या, मुझे बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा। फिर एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना रिस्क लेके देखा जाए, और फिर मैंने उन प्लेयर्स को भी सिलेक्ट किया जो कि मुझे पसंद नहीं थे और मैंने एक दांव खेल दिया। अब आप लोग यकीन नहीं करेंगे, पर जीता तो मैं उस टाइम भी नहीं, लेकिन मुझे लॉस भी नहीं हुआ और मैंने अपने पैसे रिकवर कर लिए। दोस्तों, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी अपने पैसे यूं ही रैंडमली किसी भी टीम पर लगा दें, लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है कि आप लोग रिस्क लेने से ना घबराएं, क्योंकि मैंने अपने 11 साल के एक्सपीरियंस से अगर कोई चीज सीखी है तो वो ये है कि नाम बनते हैं रिस्क लेने से, और मैं उसके बाद कैलकुलेटेड रिस्क लेता चला गया। तो दोस्तों, अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कि आप ये कॉन्टेस्ट फोड़ दोगे तो आपको भी रिस्क लेने से घबराना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा भी रिस्क मत ले लेना कि रिस्क लेने के चक्कर में घर, जमीन, जायदाद सब कुछ हाथ से गवा दे। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि कैलकुलेटेड रिस्क लेने हैं हमको। अब जब कैलकुलेटेड रिस्क लेने की बात आ ही गई है तो मैं नेक्स्ट पॉइंट भी आपको बता देता हूं, और मेरे को ये भी पता है कि ये बात आपने बहुत लोगों से कई बार सुनी होगी कि क्रिएट ऑलराउंड टीम। क्रिएट ऑलराउंड टीम का मतलब क्या है? कई लोग सोच रहे होंगे इसका ये मतलब है कि हमें ऑलराउंडर्स को लेकर ही टीम बनानी है। तो अगर आप भी लोग ऐसा ही सोचते हैं तो आप लोग बिल्कुल गलत हैं। ऑलराउंड टीम का ये मतलब है कि आपको एक ऐसा टीम बनाना है जो हर फील्ड में अपना काम कर सके, यानी कि बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग। अब ऐसी टीम बनाने के लिए आपको 2 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला तो ये कि आपको 22 के 22 प्लेयर्स का रीसेंट परफॉर्मेंस और साथ ही वो टीम्स कैसा खेल रही हैं इसके बारे में पता करना होगा, और दूसरा कि कौन सा प्लेयर किसके खिलाफ अच्छा नहीं खेलता ये भी पता करना होगा। एक बार आपने ये दोनों इंफॉर्मेशंस पता कर ली तो बस समझिए कि आपका आधा काम तो हो चुका है। उसके बाद आपको बेस्ट टीम बनानी है इन 22 प्लेयर्स के अंदर से। आपको ध्यान रखना है कि कंडीशंस के हिसाब से
बेस्ट विकेट कीपर कौन सी टीम से आएगा। उसके बाद आपने बैट्समैन को देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको ये अच्छे से सिलेक्ट करना है कि बेस्ट ऑलराउंडर्स कौन से हैं, क्योंकि ऑलराउंडर्स ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों क्षेत्रों में आपको पॉइंट्स बनाकर देंगे। अब अगर आपने ये काम कर लिया तो समझ लीजिए आपने एक अच्छी टीम बनाने की स्थापना कर ली है। अब नेक्स्ट पॉइंट ऐसा है दोस्तों, जो कि आपको सिर्फ ड्रीम 11 में ही नहीं बल्कि लाइफ में भी आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अगर आपने इस पॉइंट को समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपको ड्रीम 11 में परफेक्ट टीम बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो कि है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अब आप ये सोच रहे होंगे इस बात का क्या मतलब है, लेकिन ये बात आपको सिर्फ ड्रीम 11 में ही नहीं बल्कि लाइफ में भी आगे बहुत काम आने वाली है। मैंने जब ड्रीम 11 खेलने की शुरुआत करी तो मैं किसी भी मैच में जब पैसे इन्वेस्ट करता था तो अपने बहुत सारे पैसे लगा देता था और नतीजा निकलता था कि लॉस में, और इसी तरीके से मैंने अपने कई सारे पैसे गंवा दिए। जी दोस्तों, कोई भी एक ही दिन में प्रो वगैरह नहीं बनता जाता, बल्कि धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस मिलता जाता है, कारवां चलता जाता है और आप चीजें सीखते जाते हैं। तो मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि ऐसा क्या हो रहा है या किस वजह से मुझे इतने लॉसेस झेलने पड़ रहे हैं। मैं रिसर्च करता गया और उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम मेरी टीम फॉर्मेशन में नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में है। मैं क्या कर रहा था कि अपने सारे टीम्स एक ही कॉन्टेस्ट में लगा देता था। इससे होता ये था कि अगर मैं हारा तो मेरी सारी टीम्स हार जाती थी। मेरे कहने का ये मतलब है कि आपको एक ही कॉन्टेस्ट में अपनी सारी टीम्स नहीं लगानी, क्योंकि अगर इस कंडीशन में आप हारोगे तो समझिए कि पूरा ही हार जाओगे। और दूसरी तरफ अगर आप अलग अलग कॉन्टेस्ट में अपनी टीम लगाते हैं तो कहीं आप हारेंगे, कहीं आप जीतेंगे। तो इससे होगा क्या कि एक साथ आपके सारे पैसे नहीं डूब जाएंगे, बल्कि थोड़े पैसे ही डूबेंगे और आप एक बैलेंस में चलते रहेंगे। यानी कि कहीं अगर आप पैसे लूज कर रहे हैं तो कहीं आप पैसे जीत भी रहे होंगे। इसी तरीके से आपका बैलेंस बना रहेगा और आप टोटल लॉस में नहीं जाएंगे। तो अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी टॉपिक की ओर, जिसके बारे में मैंने कहा था कि अगर आप इसे फॉलो कर लेंगे तो ड्रीम 11 में आपको कोई नहीं हरा सकता। और ये टिप मैं खुद भी कई समय से फॉलो करता आया हूँ। और होता क्या था कि मैं बहुत समय से मैच नहीं जीत पा रहा था। जब मैंने ड्रीम 11 खेलने की शुरुआत की थी, मैं देखता था कि जो बंदा जीत रहा है उसकी और मेरी टीम में बस 1 या 2 प्लेयर का ही फर्क रहता था। तो मैंने भी उस पर काम करना चालू कर दिया कि ये जो फर्क आ रहा है वो कैसे आ रहा है और क्यों आ रहा है, और फिर मैंने अपनी टीम बनाई। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको ले चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है कीप एन आई ऑन फ्रिंज प्लेयर्स। अब आप लोगों में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि आपको उन प्लेयर्स का भी ध्यान रखना है जो कि आउट ऑफ शेडो हैं, यानी कि ज्यादातर लोग उनके बारे में नहीं सोच रहे। इस बात का मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा। ऐसे प्लेयर्स दीवार होते हैं आपके और फर्स्ट रैंक के बीच में, क्योंकि जब मेरी फर्स्ट रैंक नहीं आ पाती थी तब मैं ये चीज देखता था कि जो टीम फर्स्ट आ रही है उसमें और मेरी टीम में 1 या 2 ऐसे ही प्लेयर्स का फर्क होता है जिन पर मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता और उन्हीं की वजह से मैं हार जाता हूँ। जैसा कि आपको याद होगा कि मुंबई इंडियंस के मैच में अल्जारी जोसेफ खेल रहे थे, जिन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो अपने डेब्यू मैच में 6 विकेट लेकर चले गए थे और उसके बाद ज्यादा दिखे भी नहीं। तो हाँ, ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं अपना 1-2 मैच में छाप छोड़कर चले जाते हैं और कई लोगों को ग्रैंड लीग जितवा देते हैं। आपको भी दोस्तों ऐसे ही प्लेयर्स पर ध्यान रखना है। हर मैच में जब आप टीम प्लेयर्स पर रिसर्च करेंगे तो उन प्लेयर्स पर भी रिसर्च कीजिएगा जो कि लाइमलाइट में नहीं है या ज्यादातर लोगों का जिन पर ध्यान नहीं जा रहा है। जिन प्लेयर्स का डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस अच्छा है लेकिन यहाँ पर उनको ज्यादा चांस नहीं मिल पा रहा। और अगर आपको लगता है कि ये प्लेयर्स खेलेंगे तो टॉस के बाद आप जरूर इन प्लेयर को कंसिडर कर सकते हैं, और अगर वो खेल गया तो आप लोगों के बल्ले बल्ले, और नहीं खेला तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब आपको मैं लास्ट टिप बताने वाला हूँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये टिप आप लोगों के बहुत काम आने वाली है अगर आप लोगों ने अभी अभी फैंटेसी क्रिकेट खेलना चालू किया है या कुछ समय से फैंटेसी क्रिकेट खेल रहे हैं। ये जो स्ट्रैटेजी है
ये मैंने खुद पर भी अप्लाई करी है, इसीलिए आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। डोंट रिलाई ऑन ग्रैंड लीग्स। देखिए दोस्तों, अगर आप अभी अभी फैंटेसी क्रिकेट में आए हैं या कुछ समय से फैंटेसी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपने ये चीज जरूर सोची होगी कि ग्रैंड लीग में 10-15 टीम्स बना लेता हूं और एक ही बार में लाखों करोड़ों रुपए कमा के आराम से रहूंगा। अगर आप लोग ये चीज सोच रहे हैं तो आपको अपना माइंडसेट चेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेशक अगर आपका लक अच्छा हुआ तो आप लोग पहले ही दिन करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन उसमें आप अपना सारा पैसा वेस्ट मत कीजिएगा। इसका मतलब ये है कि आप सारा समय और पैसा सिर्फ ग्रैंड लीग के भरोसे लगाकर मत छोड़िएगा, बल्कि अलग अलग लीग्स में पैसा लगा करके अपने इन्वेस्टमेंट्स पर रिटर्न लेने की कोशिश कीजिएगा। और अगर ऊपर से प्रॉफिट आता है तो वो तो है ही। हाउ टू मेक अ टीम व्हेन क्वालिटी साइड इज प्लेइंग अगेंस्ट अ वीक टीम। सबसे पहले जो लोग कॉमन गलतियां करते हैं मैं वो बता देता हूं, ताकि आप लोग भी ये सेम गलती ना करें। ज्यादातर लोग ऐसे वन साइडेड मैच में स्ट्रॉन्ग टीम से ज्यादा प्लेयर्स ले लेते हैं बिना कोई रिसर्च किए। अब इसमें होता क्या है कि वीक टीम से अगर कोई प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं या पॉइंट्स कमाते हैं तो वो हमें मिल नहीं पाते, एंड फिर हम ये सोचते हैं कि काश हमने वो प्लेयर ले लिया होता। तो प्लीज ये गलती आप लोग मत करना। सबसे पहले 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं ऐसी सिचुएशन में। सबसे पहले तो अगर एक टीम बहुत स्ट्रांग है और एक टीम बहुत वीक है, तो हमें सबसे पहले वीक टीम के प्लेयर्स को अच्छे से एनालाइज करना है, थोड़ा रिसर्च करना है, उनके स्टैट्स देखने हैं, साथ ही उनके प्रीवियस परफॉर्मेंसेस को देखना है। क्योंकि भले ही टीम वीक है लेकिन उसमें भी अच्छे परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स होते हैं और हमें बस उन्हीं को देखना है। एक बार हमने ये कर लिया, उसके बाद हमें स्ट्रॉन्ग टीम को देखना है, उसके प्लेयर्स कैसे हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस इस टीम के अगेंस्ट कैसी है। बस ये सब चीजें देखकर हमें एक बैलेंस टीम बनानी है। जैसे कि एक एग्जांपल ले हम, अगर इंडिया और जिम्बाब्वे का मैच है तो हमें ये देखना है कि टॉस किसके फेवर में हुआ। अगर टॉस इंडिया जीतती है और बैटिंग चुनती है तो हमें एक तो ऐसे बैट्समैन लेने हैं जो कि ओपोनेंट टीम के खिलाफ डिस्ट्रक्टिव बैटिंग और एक्सप्लोसिव बैटिंग कर सके। साथ ही 1-2 बैट्समैन हमको ऐसे लेने हैं जो कि कंसिस्टेंट रन बनाए ताकि स्कोर बिल्डअप हो, और साथ ही एक बैट्समैन ऑपोजिट टीम से लेना है। अब मेन बात आती है ऑलराउंडर्स की, क्योंकि ऐसे मैचेस में ऑलराउंडर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों करके वो लोग पॉइंट्स इकट्ठे कर सकते हैं। तो इस तरीके के मैचेस में हम 3 ऑलराउंडर्स लेकर के अपनी टीम बनाते हैं। अब जैसे कि इंडिया की सेकेंड इनिंग्स है तो इस केस में हमें एक फास्ट बॉलर और साथ ही एक डेथ स्पेशलिस्ट लेना है, क्योंकि लास्ट के ओवर में रन मारने के चक्कर में विकेट मिलने के चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं। ऑल्सो हम चाहें तो कैप्टन और वाइस कैप्टन एक ही टीम से चूज भी कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग टीम से अच्छे परफॉर्मेंसेस की उम्मीद और ज्यादा हो जाती है। लेकिन हमें एक बैलेंस टीम के साथ जाना है तो 7-4 फॉर्मेशन बेस्ट होगा। ऑल्सो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ऐसे मैचेस में आप ग्रैंड लीग में ना खेलें, क्योंकि इन मैचेस में बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है और मैच में कुछ भी हो सकता है। जैसे कि T20 वर्ल्ड कप में आप लोगों ने देखा था कि जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हरा दिया, क्या बढ़िया था गुरु। जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। और वैसे ही इंग्लैंड ने इंडिया को विदाउट फॉल ऑफ एनी विकेट हरा दिया, जो कि बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल और शॉकिंग था। तो हमें एक बात पर ध्यान देना है कि ऐसे मैचेस में भी एनालिसिस और रिसर्च बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे बेस्ट होता है इसमें 3 प्लेयर लीग और उसके बाद 1 वर्सेस 1 लीग, क्योंकि ऐसे मैचेस में बहुत लोगों के कैप्टन और वाइस कैप्टन भी सेम ही होते हैं, तो जो डिफरेंस आता है वो 1-2 प्लेयर से ही हो जाता है। ऑल्सो ये मैचेस ऐसे होते हैं जिसमें आपके प्रॉफिट कमाने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, साथ ही आप अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं। तो इन मैचेस में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए अगर आपकी ओपोनेंट टीम वीक है तो। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें दोनों टीम से बैलेंस करके टीम बनानी है, क्योंकि अगर ओपोनेंट टीम वीक भी है तो भी हमें उस पर ध्यान नहीं देना। हमें जो पॉइंट्स मिलेंगे वो इंडिविजुअल प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस पे मिलेंगे, इसलिए हमें हर प्लेयर को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए रिसर्च करना है। हाउ टू मेक अ टीम अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट। सबसे पहले अगर दोनों टीम स्ट्रॉन्ग है
तो हमें ध्यान देना है पिच रिपोर्ट पर कि पिच की कंडीशंस कैसी हैं, क्योंकि पिच रिपोर्ट को देखकर ही हम ये जजमेंट ले सकते हैं कि पिच कैसे बिहेव करने वाली है। अगर बैटिंग पिच है तो हमें कौन कौन से बैट्समैन लेने हैं, अगर बॉलिंग पिच है तो हमें बॉलर्स को ज्यादा प्रेफरेंस देना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको कभी भी पहले से बहुत सारे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके नहीं रखने हैं ऐसे मैचेस में, क्योंकि हम मैच स्टार्ट होने से पहले 2-3 टीम्स बना करके ज्वाइन कर लेते हैं और सोचते हैं कि मैच स्टार्ट होने पर एक टीम फाइनल करके ज्वाइन कर लेंगे। तो आप लोगों को इस तरीके की गलती नहीं करनी है। इसमें हम फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं। 2-3 कॉम्बिनेशन बनाकर हम सोचते हैं कि ये भी टीम अच्छी है, वो भी टीम अच्छी है, इस टीम से ज्वाइन करूं या उस टीम से ज्वाइन करूं, और इसी कंफ्यूजन के चक्कर में फिर गड़बड़ हो जाती है। बात तो सही है। कभी भी जब ऐसे मैचेस हों जब ओपोनेंट एक स्ट्रॉन्ग टीम है तो हमें टॉस और फाइनल लाइनअप के बाद ही टीम को फाइनल करना है। उससे पहले हमें पिच रिपोर्ट के साथ रेडी रहना है। अब जैसे ही हमें पता चल गया कि पिच रिपोर्ट कैसी है तो हमें टॉस का इंतजार करना है, और टॉस होने के बाद हमें दोनों ही टीम से ओपनिंग बैट्समैन को देखना है कि कौन कौन ओपनिंग कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे मैचेस में बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, भले ही ये मैचेस T20 के हों या ODI के। अब अगर बॉलिंग पिच है तो हमें ऐसे बॉलर्स पे ध्यान देना है जो कि अपने ओवर्स पूरे कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बॉलर्स दोनों ही टीम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करेंगे। अब बारी आती है ऑलराउंडर्स की, क्योंकि इन मैचेस में ऑलराउंडर्स बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। इनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑलराउंडर्स 1-2 ओवर भी डाल सकते हैं T20s में, 7-8 ओवर डाल सकते हैं ODI में, और इनमें विकेट मिलने की चांसेस बहुत ज्यादा होती हैं। और अगर अपर ऑर्डर का ऑलराउंडर है तो वो रन्स बनाकर भी हमें पॉइंट्स दिलवा सकता है। अब जब हमने सारे एनालिसिस कर लिए तो अब बारी आती है टीम फॉर्मेशन की। ये बात बहुत मेन है कि हम टीम को कैसे बनाते हैं या क्या कॉम्बिनेशन रखते हैं। तो सबसे पहले हमें विकेट कीपर सेलेक्ट करना है। अब आप 2 विकेट कीपर नहीं सेलेक्ट कर सकते, क्योंकि फिर हमें बैट्समैन कम सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ऐसा विकेट कीपर सेलेक्ट करना है जो कि ऊपर ऑर्डर में बैटिंग करता हो, क्योंकि अगर बहुत नीचे बैटिंग आएगी विकेट कीपर की और प्रेशर ओवर्स चल रहे होंगे तो वो ज्यादा रन नहीं बना पाएगा और आपको ज्यादा पॉइंट्स नहीं दिलवा पाएगा। नेक्स्ट हमें 4 बैट्समैन सेलेक्ट करने होंगे। तो आप इसमें से 3 बैट्समैन उस टीम में से सिलेक्ट कीजिएगा जो कि पहले बैटिंग कर रही है, और 1 बैट्समैन ऑपोजिट टीम से या बॉलिंग टीम से रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप विकेट कीपर तो चूज कर ही रहे हैं बॉलिंग टीम से। जहां तक ऑलराउंडर्स की बात है तो मैं आपको बोलूंगा कि 2 ऑलराउंडर्स के साथ जाइए जिनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों आने के चांसेस ज्यादा है। अब बात आती है बॉलर्स की। तो अगर T20 मैच है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप स्पिनर्स को इग्नोर कर सकते हैं अगर फास्ट एंड पेस की पिच है तो। साथ ही आप बॉलिंग टीम से 3 बॉलर्स को लीजिए, साथ ही ऑपोजिट टीम से 1 बॉलर को। हमारी टीम कुछ ऐसी दिखेगी: 1 विकेट कीपर, 4 बैट्समैन, 2 ऑलराउंडर और 4 बॉलर्स। ये एक सेफ टीम होता है और 1 वर्सेस 1 के लिए बेस्ट काम करेगा। कैप्टन और वाइस कैप्टन आप 1 बैट्समैन से और 1 ऑलराउंडर से या फिर सिचुएशन के हिसाब से चूज कर सकते हैं। जरूर आप सब लोग ये टीम फॉर्मेशन ट्राई करना। अब बात करते हैं गिव अवे की, जिसके बारे में आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको बस हमारे एक सिंपल से सवाल का जवाब देना है, और अगर आप सही जवाब देते हैं तो आप जीत सकते हैं एक नया चमचमाता iPhone 14 Pro Max। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ये आसान सी 3 चीजें करनी है। सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है। अगर आपने ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल कर लिए तो, और उसके बाद आप हमारे पूछे गए सवाल का आंसर देते हैं तो आप iPhone 14 Pro Max जीतने के एक कदम और नजदीक आ जाएंगे। तो अब बढ़ते हैं हमारे आज के गिव अवे क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा आज का गिव अवे क्वेश्चन ये है कि आपको हमारे इस वीडियो में सबसे अच्छी बात क्या लगी और आपको इस वीडियो से क्या चीज सीखने को मिली है। आपको ये आंसर कमेंट में करना है। अब जिसका आंसर हमें सबसे अच्छा लगेगा वो गिव अवे का विनर होगा। इस गिव अवे के विनर का अनाउंसमेंट हमारे टेलीग्राम चैनल पर होगा। रेगुलर टीम अपडेट्स पाने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें।